हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ माय ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस कॉल्ड बायोलॉजी सिंप्लीफाइड। मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह और मेरे डिटेल्स आपको दिख रहे हैं। हम लोग 11th स्टैंडर्ड के स्टेट टेक्स्ट बुक का जो है सेल डिवीजन विच इज 7th चैप्टर वो कर रहे हैं और ये है सेकेंड पार्ट उसका। जो स्टूडेंट्स पहले से देख रहे हैं उन्हें पता है, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है इसके पहले के सारे चैप्टर्स जो हैं आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए तो नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर आपके फ्रेंड्स के साथ भी। ओके बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कांटेक्ट करते हैं तो मैं हिंदी में, इंग्लिश में, बायोलॉजी के सारे बोर्ड्स के लिए और लगभग सारे क्लासेस के लिए इंडिविजुअल क्लासेस भी लेती हूँ। आवरली बेसिस पे डाउट सॉल्विंग चैप्टर बेसिस पर भी मैं करती हूँ। ओके बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन है, गारंटीड टू गेट गुड मार्क्स। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चार्जेस भी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ज्यादा मुझे कंटेंट बनाने में भी मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच। कंटिन्यू करते हैं। ओके तो हम जो है सेल डिवीजन का जो चैप्टर है उसका हमने इंट्रोडक्शन किया था स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट, हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम अबाउट द 3 टाइप्स। तो अभी ए माइटोसिस देखते हैं, डिवीजन का जो फर्स्ट टाइप है, सब सिंपलेस्ट जो है। ओके सिंपलेस्ट मीन्स ऑफ सेल डिवीजन इज कॉल्ड द ए माइटोटिक टाइप। ओके अब ए माइटोसिस में होता क्या है, न्यूक्लियस जो है सेल का, है ना, वो थोड़ा सा बस लंबा हो जाता है। लंबा होके सेंटर में, है ना, ऐसे जैसे कि आपने किसी आटे के टुकड़े को लेके पहले लंबा कर दिया और फिर सेंटर में उसको पिंच कर दिया। तो अगर आप पिंच कर देंगे, ओके, तो उसके दो हाफ हो जाएंगे ना, दो हिस्से हो जाएंगे। तो उसी तरीके से न्यूक्लियस लंबा होता है, सेंटर में एक पिंच आ जाता है जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रिक्शन। ओके और ये कंस्ट्रिक्शन फिर और ज्यादा डीप 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 होके, ओके, उस न्यूक्लियस को अल्टीमेटली दो भागों में डिवाइड कर देता है। तो डॉटर जो न्यूक्लियाई हैं, ओके, वो ऐसे ही पेरेंट न्यूक्लियस को पिंच करके ऐसे ही दो हिस्सों में वो बट जाता है। करेक्ट है। इसके बाद सेल का साइटोप्लाज्म का भी जो है वो डिवीजन हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है और आपके दो डॉटर सेल्स ऐसे ही फॉर्म होता है। करेक्ट है। अब ये जो मेथड है, ये कहने के लिए तो सिंपल लगता है, ऐसे लगता है अरे बड़ा फास्ट हो जाता है, जस्ट न्यूक्लियस को ले लो, कहीं से भी सेंटर से पिंच कर दो, पिंच करके उनको डिवाइड कर दो, ठीक है, फिर सेल को भी पिंच कर दो और दो सेल तैयार। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, ओके, ये जो एमाइटोटिक डिवीजन है ना, ये परफेक्ट डिवीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस रैंडमली दो हिस्सों में बट जाता है कहीं से भी। ओके तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी जो अंदर के क्रोमोसोम्स हैं, एक सेल में या एक न्यूक्लियस में 10 क्रोमोसोम चले गए, दूसरे में 5 चले गए। ओके एक में 6 चले गए, दूसरे में 7 चले गए। ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और अगर ये होता है तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगर ह्यूमन सेल में मुझे 46 क्रोमोसोम चाहिए तो मुझे ना तो 45 से मैं काम चला सकूंगी, ना तो 47 से। ओके 46 है तो वो 46 ही रहना चाहिए, तभी जाके एक हेल्दी ह्यूमन सेल जो है वो अपना काम कर पाएगा, नहीं तो उसमें अबनॉर्मलिटी या डिजीजेस पैदा हो जाएंगे। करेक्ट है। तो अभी आप देख सकते हैं कि एमाइटोसिस सिंपल जरूर है लेकिन इसमें अबनॉर्मल डिवीजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमारे हायर एनिमल्स और हायर प्लांट के सेल में आप देखेंगे एमाइटोसिस जनरली नहीं होता। ये कहाँ पर होता है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जैसा फॉर एग्जांपल पैरामेशियम है। ओके सो पैरामेशियम हमने देखा है कि यूनिसेल्ड है, एक सिंगल न्यूक्लियस है, उसमें रैंडमली डिवीजन हो सकता है क्योंकि स्मॉल सेल है, तो वो मैनेज कर लेता है अगर डीएनए में थोड़ा प्रॉब्लम हो भी जाए तो। सेकंड, अब नॉर्मल सेल्स, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे ही सिस्टम में कोई सेल अब नॉर्मल हो जाए, फॉर एग्जांपल कैंसर हो जाए सेल को, या कोई और बीमारी हो जाए, एंटीजेनिक चेंज हो जाए, या तो सेल बहुत ओल्ड हो जाए, मरने के कगार पर, बिल्कुल खत्म होने के कंडीशन में है, तो वो टाइम पर जो है यू हैव दिस टाइप ऑफ अब नॉर्मल डिविजन जो एमाइटोटिक डिविजन है। कभी कभी, ओके, जब ये बेबी जो है मदर के वूम में अंदर होता है, फीटस के फेज में होता है, तो कुछ कुछ जो सेल्स हैं वो एमाइटोसिस दिखाते हैं, वो अब नॉर्मल नहीं है, नॉर्मली है, और उनको बाद में फिर वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू माइटोटिक टाइप। करेक्ट है। सो ये हो गया ए माइटोसिस। तो आपको याद क्या रखना है, ए माइटोसिस दिखने में सिंपल डिवीजन लगता है, ओके, टाइम कम कंज्यूम करता है, लेकिन ये
विथ मिस्टेक्स डिवीजन होता है तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, अब नॉर्मल टाइप का डिवीजन है, और जो हायर एनिमल्स और प्लांट्स है इस डिवीजन को नहीं प्रिफर करते हैं। करेक्ट है? ओके, फिर आते हैं माइटोसिस पर। माइटोसिस जो है अभी इस पर फोकस रहेगा, ये चैप्टर पे माइटोसिस एंड मियोसिस पे मेजर फोकस है। ऑलराइट, अगर आप माइटोसिस को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो मायोसिस जो है आफ्टर दैट इट बिकम्स वेरी इजी। ओके, सो माइटोसिस एक ऐसे तरीके का सेल डिवीजन है जहां पे एक सेल इक्वली डिवाइड होता है इन सच अ वे कि उसके दोनों डॉटर सेल्स जो बनते हैं वो ओरिजिनल पेरेंट सेल से बिल्कुल आइडेंटिकल लगेगा। ओके, क्रोमोसोम का नंबर भी सेम, क्रोमोसोम का टाइप भी सेम, एक तरीके का क्लोनिंग बोल सकते हैं कि आपने एक सेल को जैसे कि दो अलग अलग आपने जेरोक्स कॉपी निकाल ली है। ओके, सो कोई चेंज नहीं होगा, पेरेंट सेल जैसा था दिखने में भी, जैसा था फिजियोलॉजिकली, जैसा था जेनेटिकली, वैसे ही दोनों डॉटर सेल्स भी सेम रहेंगे, फंक्शन भी सेम करेंगे। क्रोमोसोम के ना तो नंबर में चेंज होता है, ना तो टाइप में या उसके किसी भी स्ट्रक्चर में चेंज होता है, ये आपको बिठा लेना है बिल्कुल माइंड में। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट इज सेम टू सेम या आइडेंटिकल लाइक द पेरेंट सेल। ये दो स्टेप में कंप्लीशन होता है माइटोसिस प्रोसेस का। ओके, ये हम पहले भी देख चुके हैं इंट्रोडक्शन के वक्त। कैरियोकाइनेसिस जो न्यूक्लियर डिवीजन है, न्यूक्लियस डिवाइड होगा। साइटोकाइनेसिस जो सेल डिवीजन है, फिर सेल डिवाइड होगा। करेक्ट, कैरियोकाइनेसिस पे आते हैं अब, और अभी इसको हम डिटेल में फेजेस के साथ में करेंगे। ओके, कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवीजन है। ओके, न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होगा, डिवाइड मतलब उसके दो टुकड़े, दो हिस्से होंगे, लेकिन वो हिस्से इमीडिएटली फास्ट फास्ट नहीं होते हैं, उसके भी फेजेस हैं। स्लोली एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, 4 फेजेस में ओके आपका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा। हर फेज के चेंजेस अलग हैं। ओके, और वो इंपॉर्टेंट है जब भी आप आंसर लिखेंगे ब्रीफ वाली तभी भी, और जब आप ऑब्जेक्टिव आंसर करने की कोशिश करेंगे तभी भी। राइट, सो कैरियोकाइनेसिस के न्यूक्लियर डिवीजन का जो 4 फेजेस है वो है प्रोफेज, मेटाफेज, anaphase and telophase. Okay, prophase, metaphase, anaphase and telophase. देखिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है स्टूडेंट्स, टेलीफेज नहीं है ये, हाँ टीलोफेज है ये। सेकेंड ई को जरा ओ कर दीजिए आपके बुक में या कहीं नोट डाउन कर दीजिए। सो प्रो, मेटा, एना, टीलो, पी मैट। ओके, पी एम ए टी, पी मैट। ऑलराइट, इज द 4 phases of karyokinesis। अभी अगेन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के, कि हमने ये जो डिविजन्स किए हैं ना ये हमारे कन्वीनियंस के लिए है, हमारी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सेल को नहीं समझ में आता है कि उसका डिवीजन 4 फेजेस में हो रहा है। करेक्ट है, तो आपको क्या रिमेंबर करना है, माइटोसिस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो शुरू होता है। कब से कभी पता चलेगा कि माइटोसिस शुरू हो गया है? अगर आपने सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्वेशन पे रखा हुआ है तो जिस टाइम पे सेल के अंदर का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगा। याद है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन रहता है, जिन्होंने सेल ऑर्गेनाइजेशन मेरे साथ किया है उनको पता है, जिन्होंने नहीं किया है फटाफट जाओ और वो चैप्टर रिवाइज करो या स्टडी करो। करेक्ट है, न्यूक्लियस के आजू बाजू में जो मेम्ब्रेन रहता है, अगर वो सडनली आपको दिखाई ना दे, मेम्ब्रेन गायब हो गया, तो समझ जाना है कि सेल जो है माइटोसिस में एंटर हो चुका है और ये प्रोफेज जो है ये शुरू हो चुकी है। करेक्ट है, तो माइटोसिस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के गायब होने से शुरू होता है। ओके, और एंड होता है दो कंप्लीट सेल्स के फॉर्मेशन के साथ में, जिसमें ना तो आपको नॉट ओनली दो अलग न्यूक्लियस दिखेंगे, लेकिन आपको दो अलग सेल्स भी दिखेंगे। करेक्ट है, तो माइटोसिस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक फेज और दूसरे फेज के बीच में सेल सांस नहीं लेता है कि चलो मैं रुक जाता हूँ, प्रोफेज हो गया है, ऐसा नहीं होता है। करेक्ट है, तो वो आपको अंडरस्टैंड करना है। राइट, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस चलो हम फटाफट जो है फेजेस देख लेते हैं। स्टूडेंट्स ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, पेन पेपर लेके बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा है, फटाफट नोट डाउन भी करेंगे तो रिविजन भी हो जाएगा। राइट, प्रोफेज, प्रोफेज में क्या चेंजेस होते हैं? हर फेज को ना स्टूडेंट्स एक्चुअली हम जब हायर बायोलॉजी पढ़ाते हैं तो उसको अर्ली एंड लेट में भी डिवाइड किया जाता है, जैसे अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज, यहाँ पे डायग्राम्स उन्होंने बताए हैं।
बट जब भी आप अभी जब लिख रहे हैं फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप कंटिन्यूअसली सारे चेंजेस को लिस्ट आउट कीजिए। ओके, तो इसमें क्या क्या होता है, याद है हमने क्रोमैटिन मटेरियल पढ़ा था स्टूडेंट्स, मैंने बोला था आपको सेल ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आपने वो नहीं बराबर किया है तो आप कंफ्यूज होंगे, जाके वो पढ़ लीजिए। न्यूक्लियस के अंदर धागे जैसा जो क्रोमैटिन मटेरियल है ना, वो प्रोफेज में बिल्कुल थिक होना शुरू होगा। कंडेंसेशन मतलब गाढ़ा होना, थिक होना, और जब थिक होगा तो आपको ये ऐसे क्लियरली दिखने लगेंगे, देखिए ये जरा थिक हो गए हैं। ओके, जैसे प्रोफेज खत्म होगा ये इतना थिक हो जाएगा कि आपको ये इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है ये दिखेगा। इसको हम कंडेंस्ड क्रोमोसोम वाला स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये है तो डीएनए ही, लेकिन क्रोमैटिन से हो गया है क्रोमोसोम। सो फर्स्ट चेंज क्या है कि क्रोमैटिन मटेरियल क्रोमोसोम के अंदर कंडेंस होके थिक मैटर आपको दिखाता है। सेकेंड चेंज, सेंट्रोजोम जो है ये माइग्रेशन दिखाएगा, माइग्रेशन मतलब मूवमेंट। ओके, तो सेंट्रोजोम यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये दो सेंट्रियोल, ओके, डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल, ये एक जो गोलाकार हिस्सा है ना, ये एक गोलाकार जो है दैट इज सेंट्रोजोम, इसके अंदर दो सेंट्रियोल्स हैं। तो ये है ना, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होंगे, यहाँ से शुरू होके ये इस तरफ आएगा, ये इस तरफ आएगा। तो को जो मूवमेंट है या माइग्रेशन है उसकी शुरुआत होती है प्रोफेज में। करेक्ट है, तो यहाँ तक तो बात इजी है। ठीक है, फिर हम आते हैं अपीयरेंस ऑफ माइटोटिक अपैरेटस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो मैंने बोला था, देखिए ये न्यूक्लियस दिखाया है अंदर का, ये जो वायलेट राउंड है ना, इसके आजू बाजू में जो ब्लैक सर्कल बनाई है, ये देखिए यहाँ पे गायब होते नजर आ रही है, डैश डैश डैश, मतलब वो धीरे धीरे गायब हो रही है। करेक्ट है, माइटोटिक अपैरेटस की शुरुआत ये जो दो लाइंस है ना सेंट्रियोल के बीच में, ये दिख रहा है, ये ब्लैक लाइन और ये एक कर्व्ड लाइन, ये जो लाइंस हैं इनको हम माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं। ये स्पिंडल फाइबर जो है ये यहाँ पे शुरुआत होगा, जैसे 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 ये यहाँ और ये यहाँ बनेगा और साइमल्टेनियसली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होगा, तो ये फाइबर्स यहाँ से यहाँ रन करना शुरू करेंगे, बड़े बड़े फाइबर्स हो जाएंगे, जैसे आपको यहाँ साइड में डायग्राम में दिख रहा है, ऐसे हो जाएगा। ये बाद में देखेंगे, बट ये तो जस्ट दिखाने की बात है। करेक्ट है, तो क्या फेजेस हमने चेंजेस बोले इसमें, प्रोफेज में क्रोमैटिन कंडेंस होके ऐसे पहले थिक दिखेगा, फिर बिल्कुल थिक क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर आपको देगा, है ना। सेकेंड चेंज माइग्रेशन ऑफ सेंट्रोसोम्स, तो ये एक गोल जो है एक सेंट्रोसोम है, ये यहाँ माइग्रेट होगा, दूसरा वाला यहाँ माइग्रेट होगा, तो ये से इनकी मूवमेंट शुरू होगी। मूवमेंट शुरू होने के साथ साथ में ओके, जो माइटोटिक अपैरेटस है या जो स्पिंडल फाइबर्स है वो भी बनना शुरू हो जाएंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे जो है वो गायब हो जाएगा। ये है आपके प्रोफेज चेंजेस। ओके, जब भी आप डायग्राम बनाते हैं तो अर्ली एंड लेट बना दीजिएगा, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने वैसे डिवीजन किया हुआ है, ओनली प्रोफेज का किया है, बाकी सब उन्होंने सिंगल फेज में दिखाया है। ठीक है, कंडेंसेशन इतना हो जाता है क्रोमैटिन का कि नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे भी आप क्रोमोसोम्स देख सकते हैं। करेक्ट है, जब भी लैब्स में कॉलेजेस एंड स्कूल्स में माइटोसिस पढ़ाया जाता है प्रैक्टिकली, तो कांदा जो होता है ना अनियन, उसके रूट्स का जो टिप है वो लिया जाता है, उसको स्लाइड पे क्रश करके एसिटोकार्माइन या किसी भी और स्टेन के साथ में स्टेन करके आप 45x के मैग्निफिकेशन में बड़ी आसानी से ओके क्रोमोसोम फाइबर्स को या क्रोमोसोम मॉलिक्यूल्स को देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है हर एक क्रोमोसोम आपको डबल दिखाई देगा। मैंने बोला था, हमने पढ़ा है कि एस फेज में डीएनए डबल होता है, करेक्ट है, पर क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि सेंट्रोमेर में वो अभी भी कनेक्टेड है। अब देखिए इस डायग्राम को, है ना, आपको दिख रहा है ये एक लाल, ये दूसरा लाल, करेक्ट है, ये एक्चुअली एक ही लाल पहले था, वन मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, ये डबल हो गया है और ये दोनों जो हैं सेंटर से अटैच्ड हैं अभी भी। सेंटर का पॉइंट हम बोलते हैं सेंट्रोमेर, है ना। तो ये वन रेड और ये दूसरा रेड, ये दोनों एक दूसरे के कॉपीज हैं, जो एस फेज में सेल ने ऑलरेडी कर दिया है। करेक्ट है, एस फेज ने दो कॉपीज बना दिए हैं, लेकिन ये अभी भी अटैच्ड है सेंट्रोमेर से। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड। देखिए क्या टर्म यूज करते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड। ये दोनों मॉलिक्यूल्स अभी भी सेंटर में कनेक्टेड है और उस सेंटर के कनेक्शन को हमने नाम दे दिया है सेंट्रोमेर। करेक्ट है,
तो एस फेज के चेंजेस को बराबर से याद करेंगे तो एक मॉलिक्यूल ने अपना दूसरा कार्बन कॉपी बना लिया है, लेकिन दोनों कॉपी सेंटर से अटैच्ड है सेंट्रोमेर से, जैसे कि कोई क्लिप डाल दी है सेंटर में। ओके, दोनों मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल है और इसके कारण हमने नाम इनको दिया है सिस्टर क्रोमैटिड। अब याद रखने की बात यह है, जब तक ये दोनों मॉलिक्यूल सेंटर से अटैच्ड है एक दूसरे को, तब तक हमने नाम सिस्टर क्रोमैटिड दिया हुआ है। जब भी आगे जाके ओके ये क्रोमा जो सेंट्रोमेर है ये स्प्लिट होगा और ये दोनों सिस्टर्स एक दूसरे से अलग होके अलग अलग सेल्स में जाएंगे। जब वो अलग हो जाएंगे तभी हम उनको नाम देंगे क्रोमोसोम। तब तक हम क्रोमोसोम टर्म यूज नहीं कर सकते जब तक कि सेंट्रोमेर से अटैचमेंट अभी भी दोनों मॉलिक्यूल में है। करेक्ट है, इस चीज को याद रखना है। इसके बेसिस पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं नीट में, तो कंफ्यूजन नहीं करना है। करेक्ट, सेंट्रोमेर है, दोनों मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल है, तो आपस में ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गए। सेंट्रोमेर डिवाइड हो गया, दोनों मॉलिक्यूल्स को अलग अलग अपना अपना सेंट्रोमेर मिल गया, तब वो सिस्टर्स नहीं रहे, वो इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स बन गए। इतना ही है, बहुत सिंपल है। करेक्ट है। नेक्स्ट चेंज जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा राउंड बॉडी होता है जो हमने सेल ऑर्गेनाइजेशन में देखा है अगेन। तो ये न्यूक्लियस भी है, वो भी गायब होना स्टार्ट होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होके गायब या डिसअपियर होगा धीरे धीरे करके। करेक्ट है। सेंट्रोजोम जो ऑलरेडी इंटरफेज में डुप्लीकेट हो गया था, कौन से फेज में, कौन से फेज में, कौन से फेज में, जिसने स्टडी किया है वो तुरंत जवाब देगा, G2। करेक्ट है। तो G2 में सेंट्रोजोम डुप्लीकेट हो गया था, अब ये ऑपोजिट पोल्स में मूव होना शुरू होगा, M फेज स्टार्ट हो गया है। ओके, माइटोटिक अपैरेटस ऑलमोस्ट एंटायरली बन के रेडी हो गया, तभी हम ये कहेंगे कि प्रोफेज जो है वो सेल ने अपना कंप्लीट कर दिया है। ऑलराइट, मैंने क्या कहा, प्रोफेज के चेंजेस जो हैं ये ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। करेक्ट है, राइट। फिर हम आते हैं मेटाफेज पे। मेटाफेज कैरियोकाइनेसिस का सेकेंड फेज है। ओके, क्रोमोसोम्स 100% कंडेंस्ड है, तो ये इतने थिक और इतने शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट 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 थिक मॉलिक्यूल्स आपको दिखेंगे। सिस्टर क्रोमैटिड्स बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको दिखेंगे, सेंट्रोमेर आपको क्लैरिटी के साथ दिखेगा। ओके, सो ये डायग्राम में इतना क्लियर नहीं है, बट सेंटर में एक बड़ा बटन जैसा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, वो होता है सेंट्रोमेर। तो प्रोमिनेंट मतलब क्लियरली वो दिखेगा, है ना। अब क्या करते हैं, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, हमारे केस में 46 जो है क्रोमोसोम्स होंगे, बट इन्होंने यहाँ पे डायग्राम के लिए 4 ही दिखाए हैं। ओके, तो ये सारे क्रोमोसोम्स जो हैं ये अपने आप को कुछ ऐसे हिला डुला के सेल के बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच ऐसे एक के पीछे एक के पीछे एक ही अलाइन होके खड़े हो जाएंगे। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज है। अगर हम सेल को अर्थ के जैसे या भूगोल के जैसे शेप में देखें, तो सेल के सेंटर बिल्कुल बीचों बीच का हिस्सा हो गया इक्वेटर, है ना। ज्योग्राफी में इक्वेटर पढ़ा है आपने, राइट। तो इस इक्वेटोरियल प्लेन पे सारे क्रोमोसोम्स आके आपके बिल्कुल लाइन से खड़े हो जाते हैं, राइट। अब ये देखिए इक्वेटोरियल प्लेन कैसे खड़े हैं, वो देखिए, ये ऐसे वर्टिकली नहीं खड़े हैं, हॉरिजॉन्टली खड़े होंगे, सो दैट एक मॉलिक्यूल, एक सिस्टर क्रोमैटिड ये साइड, एक सिस्टर क्रोमैटिड ये साइड, एक सिस्टर क्रोमैटिड ये साइड, एक सिस्टर क्रोमैटिड ये साइड। दे आर नॉट स्टैंडिंग वर्टिकली, देखिए दे आर स्टैंडिंग हॉरिजॉन्टली। ऑलराइट, और सेंट्रोमेर जो है बिल्कुल लाइन से एक के पीछे एक के पीछे एक सारे सेंट्रोमेर्स लगे हैं। जब भी माइक्रोस्कोप के नीचे ये सेंट्रोमेर्स को देखा जाए ना, ऐसे लगता है जैसे कि लाइन से है ना, ऐसे लगता है लाइन खींची गई है या तो एक प्लेट बनाई गई है। इस प्लेट को हमने नाम दे दिया है मेटाफेजिक प्लेट। ओके, मेटाफेज प्लेट जो है ये मेटाफेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ओके, तो ये आपको लिखना ही है कि इक्वेटोरियल प्लेन का अलाइनमेंट ये इंपॉर्टेंट है, मेटाफेज प्लेट ये इंपॉर्टेंट है। माइटोटिक स्पिंडल, ये देखिए अभी यहाँ पे दोनों इंडिविजुअल सेंट्रियोल्स जो है दिख रहे हैं, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो। इन सेंट्रियोल से निकलने वाले प्रोटीन के फाइबर्स, है ना, कुछ इस तरीके से बाहर आते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर तैयार होता है ना फाइबर का, एक से लेके दूसरे एंड ऑफ द सेल तक सारे, नॉट ओनली क्रोमोसोम्स को जोड़ते हुए, बट ये दोनों सेंट्रोसोम्स को भी जोड़ते हुए सेल मेम्ब्रेन को भी पकड़ के रखा हुआ है। ओके, सो ये जो पूरा फाइबरस चीज है जो दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं माइटोटिक स्पिंडल। और मेटाफेज में माइटोटिक स्पिंडल बिल्कुल परफेक्टली फॉर्म्ड है। करेक्ट है। जैसे जैसे मेटाफेज आगे बढ़ता है, ओके, जब लेट मेटाफेज की शुरुआत होती है, सेंटर से ये क्रोमो सेंट्रोमेर जो है ये क्रैक हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा,
क्योंकि दोनों साइड से ये सिस्टर को फाइबर पुल करता है, ये साइड से ये सिस्टर को पुल करता है। तो अगर दो चीजें बिल्कुल टाइटली जुड़ी हैं, एक पर्सन एक एंड से एक पर्सन एक एंड से खींच दे तो सेंटर से ब्रेक होगा कि नहीं? सेम थिंग यहाँ पे होता है। ओके, सेंट्रोमेर जो है ये डिवाइड होता है, ब्रेक होता है, डिवाइड होता है इनटू टू इक्वल पार्ट्स। और एक क्रोमोसोम, मैंने क्या बोला था, सेंट्रोमेर जैसे डिवाइड होगा सिस्टर सेपरेट हो गए। अभी हम इसको सिस्टर नहीं बोलेंगे, क्रोमोसोम बोलेंगे। तो ये एक क्रोमोसोम हो गया, ये साइड पे ये दूसरा क्रोमोसोम हो गया। सेंट्रोमेर डिवाइड होता है और एक एक सेंट्रोमेर दोनों इंडिविजुअल क्रोमैटिड्स के हिस्से में आ जाता है। करेक्ट है। जब ये प्रोसेस होता है हम लोग ये समझ लेते हैं कि मेटाफेज हमारे लिए कंप्लीट हो चुका है। तो सेकेंड फेज, याद रखिए ये हम न्यूक्लियर डिवीजन की बात कर रहे हैं। हाँ, सेल अभी तक वैसा ही एक ही सिंगल सेल है, पूरा सेल अभी डिवाइड नहीं हुआ है। तो हम न्यूक्लियर डिवीजन या कैरियोकाइनेसिस का सेकेंड फेज जो है इसको कंप्लीट कर चुके हैं। करेक्ट है। थर्ड फेज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू, आई होप दैट यू हैव एंजॉयड द सेशन। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। ओके, आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे। अपने फ्रेंड्स को बताइए, सब्सक्राइबर्स जितने हो सके उतना आप स्प्रेड कीजिए, बढ़ाइए। ओके, एंड वंस अगेन मैं बोल रही हूँ कि मैं इंडिविजुअल क्लासेस, डाउट सॉल्विंग वगैरह बड़े ही कम रेट्स पे जूम पे ऑनलाइन लेती हूँ। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में क्लासेस होते हैं, किसी भी बोर्ड के लिए इंक्लूडिंग इंटरनेशनल बोर्ड। बायो का कोई भी कंसेप्ट रहेगा आपको सॉर्ट आउट करना है तो आवरली बेसिस पे भी क्लासेस आर अवेलेबल। तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए, मेरा नंबर मैंने दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडिंग।